हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स। ईडियम्स मतलब मुहावरे इन इंग्लिश। आरएस मेंस पेपर 4 इंग्लिश सेक्शन। ये टॉपिक फ्रेजल वर्ब के साथ में पूछा जा सकता है। हो सकता है एक क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का हो, एक क्वेश्चन ईडियम्स का हो। अभी तक हमने फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम ये कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्लास के अंदर भी आरपीएससी ने आरएएस में जो क्वेश्चन पूछे हैं रिलेटिंग टू ईडियम्स वो इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा अदर स्टेट पीसीएस में भी जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज ईडियम? होता क्या है ईडियम? जनरली आप जानते हैं हिंदी में मुहावरा। अब मुहावरे में जो शब्द यूज किए जाते हैं उनका इंडिविजुअल मीनिंग अलग होता है और एज एन फ्रेज उसका मीनिंग अलग होता है। तो आप कह सकते हैं ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose overall meaning is different from the meaning of individual words। जैसे आप कहेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंग्लिश में माइट इज राइट। तो यहाँ पे लाठी और भैंस क्या है? फिगरेटिव है, लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे उसका। लाठी अलग है, भैंस अलग है। जब इन दोनों को मिला दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका मीनिंग कुछ और निकलता है, दैट इज मुहावरा। और इंग्लिश में जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं उसे ईडियम्स कह देते हैं। जैसे ब्रेक द आइस, तो यहाँ इसका मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन इन सोशल सेटिंग। लिटरली बर्फ को बैठ के तोड़ना नहीं होता। सो idioms का मतलब a group of words whose overall meaning is different from the meaning of individual words। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट idiom से, और जितने भी इंपॉर्टेंट idioms हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। सो द फर्स्ट वन इज ए बिग चीज। बिग चीज, बिग चीज का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो पावरफुल हो, या दुनिया में हो सकता है। एन इम्पोर्टेंट पर्सन, important और पावरफुल पर्सन इन ए ग्रुप और फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन और नेशन और वर्ल्ड एनीवेयर। एक महत्वपूर्ण या शक्तिशाली व्यक्ति जो किसी समूह या परिवार में हो। इसे कई बार बिग व्हील भी कहते हैं। बट आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है बिग चीज का, तो आप समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है। अ पर्सन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीईओ of the company is considered a big cheese in the business world। big cheese in the business world, क्योंकि ये इडियम्स नेटिव स्पीकर बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन के अंदर। तो ये इडियम्स आपको न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टिंग होती है वहां भी बहुत देखने को मिलते हैं। ऑफन मेकिंग की डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर इंडस्ट्री। वो जो डिसीजन लेता है वो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। देन वी हैव ए बर्ड आई व्यू। ये आपने सुना होगा, बहुत ही जनरल टर्म है। बर्ड आई व्यू का मतलब ए व्यू फ्रॉम वेरी हाई प्लेस विच अलाउज यू टू सी अ लार्ज एरिया। या कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप किसी चीज को देखते हैं। जैसे एक पक्षी ऊपर उड़ता है तो उसको बहुत सारा एरिया एक साथ दिखाई देता है। इस तरीके से किसी भी इश्यू को बर्ड आई व्यू से देखना मतलब उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे को एक साथ देखना। एक बहुत ऊंचे स्थान से दृश्य जिससे एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। अब बड़ा क्षेत्र किसी सब्जेक्ट के लिए भी कहा जा सकता है, एरिया के लिए भी कहा जा सकता है, या किसी इश्यू के लिए भी हो सकता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वी हैड ए बर्ड आई व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। देन वी हैव बोन ऑफ कंटेंशन। ये आपके आरएस मेंस में पूछा गया है। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है? समथिंग दैट पीपल आर्ग्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिस बात के लिए लोग बहुत लंबे समय से झगड़ रहे हो, मतलब जो मुद्दा है मेन, वो बोन ऑफ कंटेंशन होता है, विवाद का विषय जिस पर लोग लंबे समय से बहस करते रहे। अगेन ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, किसी पर्सन पे हो सकता है, किसी इशू पे हो सकता है, किसी आर्गुमेंट पे हो सकता है, किसी टैक्स पॉलिसी पे हो सकता है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है वो हो सकता है। द न्यू टैक्स पॉलिसी बिकम बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका मतलब ये बोन ऑफ कंटेंशन जो यूज किया गया यहाँ पे, इसका यहाँ सेंस ये निकलता है कि जो न्यू टैक्स पॉलिसी है इसकी वजह से विवाद हो रखा है। ये विवाद की जड़ है। बोन ऑफ कंटेंशन का सही मतलब विवाद की जड़।
देन कोक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब है स्टोरी और एक्सप्लेनेशन विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, ऐसी मन गढ़ंत कहानी जो अविश्वसनीय है, काल्पनिक है, सच नहीं है। ही वॉज when he was late for the meeting, he gave us a cock and bull story. Cock and bull story about the car breaking down. मतलब कार खराब हो गई इस बात की उसने एक मनगढ़ंत कहानी, काल्पनिक कहानी बताई as an excuse for being late in the meeting. Then we have at the crack of the dawn. At the crack of the dawn, very early in the morning. सवेरे से पहले प्रकाश में, बहुत जल्दी सुबह. She woke up at the crack of the dawn to catch the first train to work. बहुत जल्दी उठ के सुबह पढ़ते हो आप, जल्दी जब सुबह उठ के पढ़ते हो तो इसका मतलब यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एट द क्रैक ऑफ द डॉन। डॉन मतलब जो सुबह होती है, और डस्क मतलब जो शाम होती है, इन दोनों के लिए ये वर्ड यूज होते हैं, डॉन, डस्क। देन वी हैव कुकू इन द नेस्ट। कुकू इन द नेस्ट, someone in a group of people but not liked by them, but not liked by them। अब पॉसिबली ये जो मुहावरा बना है, जो इडियम बना है, ये इसलिए बना है कि जो कोयल होती है वो अपने ही घोंसले में अंडे नहीं देती है, वो किसी दूसरे के घोंसले में अंडे देती है, और उसके जो बेबी होते हैं, वो जो होस्ट होता है जिसके नेस्ट के अंदर वो पैदा हुए हैं, वो उसके चीक्स को या एग्स को पुश कर देते हैं, बाहर गिरा देते हैं। इसलिए शायद ये बना है समवन इन अ ग्रुप ऑफ पीपल बट नॉट लाइक विद। अब कुकू को कौन पसंद करेगा, दूसरे के नेस्ट में जाके अंडे दे रही हो, किसी समूह में ऐसा व्यक्ति जो पसंद नहीं किया जाता हो। He felt like a cuckoo in the nest at the new office. He felt like cuckoo in the nest as no one seemed to accept him. कोई भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा, पसंद नहीं कर रहा, तो उसे ऐसा लगा कि मैं कुकू इन द नेस्ट हूं। देन वेरी जनरल, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, ए मेथड विच क्लियरली प्रूव समथिंग, जिससे साफ सुथरा सब कुछ पता लग जाए कि ये एसिड है या बेस है। एक विधि जो स्पष्ट रूप से कुछ सिद्ध करती हो। द अपकमिंग इलेक्शन विल बी ए लिटमस टेस्ट फॉर द पार्टीज पॉपुलैरिटी अमंग वोटर्स। जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो अपने आप में एक लिटमस टेस्ट है। ये आपने स्कूल के अंदर लिटमस पेपर से टेस्ट किया होगा ना, कि एसिड है कि क्या है, उससे बना ये इडियम। तो इलेक्शन जो होंगे उससे पता लग जाएगा कि पार्टी कितनी पॉपुलर है वोटर्स के अंदर, ये उसका लिटमस टेस्ट होगा। एज ए क्रो फ्लाइज, मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन ए स्ट्रेट लाइन। कौवा जो होता है सीधा जाता है एकदम, इधर उधर कम होता है। सीधे रेखा में दो स्थानों के बीच की दूरी। The hotel is only 5 miles as the crow flies from the airport, but the traffic make it feel much farther. सीधा जाएंगे तो होटल से एयरपोर्ट तक का रास्ता है 5 माइल का, बट ट्रैफिक की वजह से लगता है कि वो दूर है। तो एज द क्रो फ्लाइज का मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर नापते हैं किसी चीज को तो आप ऐसे बताएंगे, एज द क्रो फ्लाइज, मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन ए स्ट्रेट लाइन। डेड लेटर, ये भी आपने बहुत बार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एन आर्गुमेंट और लॉ नॉट फॉलोड बाय एनीवन, ऐसा आर्गुमेंट या ऐसा कानून जिसे कोई फॉलो नहीं करता या अभी फोर्स में नहीं है, तो वो डेड लेटर होगा। ऐसा कानून या तर्क जिसे कोई नहीं मानता। द लॉ बैनिंग स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस इज ऑफन ट्रीटेड एज ए डेड लेटर, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें जो लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो फोर्स में नहीं है, तो उसे कहेंगे डेड लेटर। देन वी हैव एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट मतलब अगर किसी की टोपी पहन रखी है और वो गिर जाए, तो टोपी गिरते ही वो गुस्सा हो जाए, मतलब छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाए। जस्ट एट द ड्रॉप ऑफ हैट गवर्नर इम्पोज्ड प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट, मतलब कारण थोड़ा सा है और आपने उसका रिएक्शन दिया बहुत बड़ा। यू डू समथिंग इजीली विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के तुरंत कुछ कर देना। शी ऑलवेज रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ हैट वेन एवर एनी वन नीड्स असिस्टेंस, छोटी सी जरूरत के कारण भी वो जाके उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। मतलब बात छोटी सी हो और उसका रिएक्शन बड़ा हो, तो आप यूज करेंगे एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। अर्ली बर्ड, वेरी कॉमन।
अर्ली बर्ड, समवन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्यक्ति जो सुबह बहुत जल्दी उठता है। बीइंग एन अर्ली बर्ड शी मैनेज टू फिनिश हर वर्क बिफोर द ऑफिस इवन स्टार्ट्स, ऑफिस शुरू होता है उससे पहले ही वो जल्दी उठ के अपना काम कर लेती है। अर्ली बर्ड का एक और मतलब ये होता है कि कहीं जल्दी पहुंच जाना, कहीं जल्दी पहुंच जाना। जैसे अर्ली बर्ड्स को कुछ एडवांटेज होती है। आप अगर 21 से 25 साल की उम्र में अपना सिविल सर्विसेज एग्जाम पूरा कर लेते हो तो ये कह सकते हैं ये है अर्ली बर्ड, ये पहले आए हैं। और उनको ये एडवांटेज होगा कि वो प्रमोशन में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। एक्सटेंसिवली आप ये कह सकते हैं अ पर्सन हु राइजेस, जो उठता है, अराइव्स पहुंचता है, या एक्ट्स कुछ काम करता है बिफोर द यूजुअल, यूजुअल से पहले, और एक्सपेक्टेड टाइम, तो उसे आप कहेंगे अर्ली बर्ड। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, हु राइजेस, अराइव्स और एक्ट्स बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। देन वी हैव एजुकेटेड गैस, ए गैस विच इज लाइकली टू बी करेक्ट, एक ऐसा तुक्का जो सही हो सकता है। और एजुकेटेड इसलिए बोला गया है कि आप बहुत सोच समझ के टिक करेंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करके जो करते हैं वो एजुकेटेड गैस नहीं होता, वो वाइल्ड गैस होता है। और एजुकेटेड गैस का मतलब आप स्ट्राइक आउट कर रहे हैं ऑप्शंस को कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर यू अराइव एट ए राइट द एजुकेटेड गैस। मतलब जरूरी नहीं कि वो राइट हो, बट फिर भी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके गैस करते हैं, उसे कहते हैं एजुकेटेड गैस। एक अनुमान जो सही होने की संभावना है, वहां एक पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो जाएगा। Based on his experience, he made an educated guess about the outcome of the experiment. अपने एक्सपीरियंस के ऊपर उसने एक गेस किया कि ये इसका आउटकम हो सकता है। देन वी हैव एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है बी टू लेट, मतलब 12 घंटे में 11वें घंटे में उसने काम कंप्लीट किया, मतलब बिल्कुल आखिरी में, बहुत देर से होना, बहुत देर होने पर। he submitted his project at the 11th hour, at the 11th hour, just before the deadline, डेडलाइन से बिल्कुल पहले उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और सबमिट किया। देन वी हैव ए क्वीर फिश, क्वीर का मतलब भी यही होता है, स्ट्रेंज। और इसका इस इडियम का क्या मतलब है, स्ट्रेंज पर्सन, एक अजीब व्यक्ति। इवन दो ही वॉज ए क्वीर फिश बिकॉज ऑफ हिज unusual behavior, everyone thought everyone thought he was a queer fish because of his unusual behavior। उसका बिहेवियर यूजुअल नहीं है इसलिए उसको एक अजीब सा व्यक्ति समझते हैं सब। देन वी हैव very easy and general a wake up call, an event done to warn someone। wake up call क्या होती है कि अब ये चेतावनी है, कोई घटना घट सकती है, आप तैयार रहें, तो इसलिए एक वेकअप कॉल आपको दी जा रही है, तो ये होती है वेकअप कॉल। वेकअप कॉल का मतलब ये नहीं कि फोन मिला के बताना, वेकअप कॉल एक मुहावरा है जिसका मतलब है चेतावनी देने वाली घटना, चेतावनी देने वाली घटना। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हो रहा है दुनिया के अंदर, लैंडस्लाइड है, ग्लेशियर मेल्टिंग है, या क्लाउड बर्स्ट है, जो सी लेवल है वो ऊपर आ रहा है, तो ये वेकअप कॉल है पूरी दुनिया के लिए बहुत ही दिनों से कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया जाए। द recent accident served as wake up call for the company to improve safety measures। तो रिसेंट जो एक्सीडेंट हुआ वो एक वेकअप कॉल है कि कंपनी अपने सेफ्टी मेजर्स को एनहेंस करे, अच्छा करे, इंप्रूव करे। देन वी हैव अ वार्म आई व्यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू का मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली आपको किसी चीज को देखना, बहुत ऊपर से देखना। वार्म आई व्यू का मतलब होता है हैविंग लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत कम जानकारी होना, वार्म आई व्यू। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट was just a warm eye view, was just a warm eye view as he had no prior experience। क्योंकि पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसका जो अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल मार्केट का, इट वाज जस्ट अ वार्म आई व्यू। तो इसका उल्टा क्या है, जब आप किसी चीज को बहुत डिटेल में देखते हो, ऊपर से देखते हो, तो आप कह सकते हो दैट इज अ बर्ड आई व्यू। वार्म आई व्यू मतलब एक कीड़ा जो चलता है वो कितना दूर तक कितनी सारी चीजों को एक साथ देख लेता होगा, बहुत कम। तो वार्म आई व्यू का मतलब है बिल्कुल कम जानकारी होना किसी चीज के बारे में। देन वी हैव ए विच हंट। विच हंट, विच हंट का मतलब होता है
attempt to find and punish those who have opinions that are believed to be dangerous. मतलब सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, रिलीजियस हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो सकती है, सोशल फैब्रिक टीयर डाउन हो सकती है। ऐसे केस में ऐसे लोगों को ढूंढना ही विच हंट होता है। एक प्रयास उन लोगों को ढूंढने और सजा देने का जिनकी राय खतरनाक मानी जाती है। द मीडियाज relentless criticism of the politician was seen as a witch hunt to destroy his career। मतलब उस पॉलिटिशियन का करियर खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मीडिया के पास ऐसे कुछ सबूत या एविडेंस है जिसने उसने, हो सकता है मीडिया बायस हो, इसका तो कई मीनिंग निकल सकते हैं। बट यहाँ विच हंट का मतलब यही है कि ऐसे पर्सन को ढूंढना, उसको पनिश करना जिसकी जो राय है इट इज बिलीव टू बी डेंजरस। अब डेंजरस केवल पॉजिटिव सेंस में नहीं, हो सकता है कोई पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी के लिए डेंजरस हो, देश के लिए अच्छी हो। तो विच हंट ऐसी जगह में आप लिखेंगे, अप्लाई करेंगे। एट द हील्स ऑफ, एट द हील्स ऑफ का मतलब होता है टू फॉलो समवन। हमने हील और हील के बीच में अंतर देखा था। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज्ड, HEAL और HEEL। इस हील का मतलब होता है जो आपका पैर होता है उसकी एड़ी, किसी का पीछा करना। द डिटेक्टिव वॉज एट द हील्स ऑफ द सस्पेक्ट ट्राइंग टू गैदर मोर एविडेंस। वो उसके पीछे ही पड़ा रहता है डिटेक्टिव, ताकि और एविडेंस मिल जाए। देन वी हैव ए डिश फिट फॉर गॉड्स। एक ऐसा खाना जो भगवानों के लिए भी ठीक हो, देवताओं के लिए ठीक हो। तो इसका मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत ही वेरी हाई क्वालिटी की है खाने के लिए, समथिंग ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, कुछ जो अत्यधिक उच्च गुणवत्ता का हो। द शेफ प्रिपेयर्ड a dish fit for God with flavors that amazed every guest at the banquet। ऐसा खाना बनाया उसने that is fit for gods। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का उसने खाना बनाया। और जो देवताओं के लिए फिट है तो अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हालांकि एक एक वर्ड का मतलब अलग है और ओवरऑल जो सेंटेंस बनता है, फ्रेज बनता है, उसका फिगरेटिव मतलब अलग होता है। सांकेतिक अर्थ निकालना है आपको, उसका संकेत क्या है। देन वी हैव ए गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स। ए गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स, इसका मतलब है ए सडन चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। एकदम से परिस्थिति, जज्बात बदल जाए। क्या होता है वो मीम चलता है ना पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। तो ऐसे ऐसे उसमें कहेंगे आप एक गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स, एक ऐसा खेल जिसमें स्थिति में अचानक बदलाव आ जाए। द बिजनेस मीटिंग टर्न आउट टू बी ए गेम ऑफ इक्वल हाफ्स। द बिजनेस मीटिंग टर्न आउट टू बी ए गेम ऑफ इक्वल हाफ्स, with the first half going smoothly but the second half taking an unexpected turn। एकदम से चेंज हो गया। द गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स, पहले हाफ में कुछ और, दूसरे हाफ में कुछ और। ऐसा भी कोई पर्सन है कि जो अपनी छाया से डरता हो, उसके लिए कहेंगे अफ्रेड ऑफ वंस ओन शेडो। मतलब बहुत जल्दी डर जाता है, बहुत ही जल्दी उसको डर लगने लगता है। थोड़ा सा भूत की कहानी सुना दो वो सो नहीं पाता है। टू बिकम इजिली फ्राइटन, अपनी छाया से डरना, बहुत जल्दी डर जाना। He's afraid of his own shadow and cannot handle stressful situation। अभी सीधा भी कह सकते थे he cannot handle stressful situation, बट ये जो लिखा है आपने, इसका मतलब ये बताया आपने उस पर्सन की पर्सनैलिटी का या उसका एक ट्रेट बताया है कि वो बहुत डरपोक किस्म का है, वो डरता बहुत है। देन वी हैव अगेंस्ट द क्लॉक। जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो आप अगेंस्ट द क्लॉक काम करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। मतलब घड़ी चल रही है उससे भी तेज, उल्टा। टू बी इन हरी टू डू समथिंग बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, समय की कमी में कुछ करने के लिए जल्दबाजी करना। बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ने लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें आप कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल प्लान तरीके से पढ़ो एंड तक। द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। दे आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत काम कर रहे हैं, मतलब समय की कमी है इस कारण बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। देन वी हैव एयर वंस डर्टी लॉन्ड्री। टू मेक पब्लिक समथिंग एम्बेरसिंग दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट।
आपको अपने फ्रेंड के बारे में कुछ ऐसी बात पता है जो सीक्रेट रहनी चाहिए थी और आपने किसी मुद्दे के ऊपर वो पूरी पब्लिक के अंदर बोल दी। तो इसका मतलब यू एयर योर फ्रेंड्स डर्टी लॉन्ड्री। इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एयर योर डर्टी लॉन्ड्री इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स। आपकी कुछ सीक्रेट सार्वजनिक बातें नहीं होती, जो सीक्रेट होती हैं उनको सबके बीच में बोलना ठीक नहीं होता है। So this is the meaning of this sentence. Then we have all systems go. All systems go. इसका मतलब everything is ready. सब कुछ तैयार है। जब आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं घर में, तो पहले देखते हैं कि सब वेदर ऑल सिस्टम इज ओके, क्या खाना सब डीजे वगैरह सब कुछ रेडी है। तब आप कहेंगे ऑल सिस्टम गो, एवरीथिंग इज रेडी। द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट ऑर्गेनाइजर confirmed that all system were go and everything was in place for grand opening. All systems were go. अब ये पढ़ने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, जब हम इसको पहली बार देखते हैं तो लगता है सर क्यों ऐसा मतलब है ऑल सिस्टम वर गो। सीधा सीधा भी कह सकते हैं ना एवरीथिंग इज रेडी। बट नेटिव स्पीकर, क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज है इंग्लिश, हमारी जो नेटिव भाषा है वो इंग्लिश नहीं है, इस कारण से हमें ये सब थोड़ा थोड़ा कई कई बार हमको अजीब सा लगता है कि ऑल सिस्टम होगा ये क्यों मतलब है कि एवरीथिंग इज रेडी। बट यही हमको याद करना है और यही एग्जाम में पूछा जाएगा। देन एन आर्म एंड ए लेग। आर्म एंड ए लेग, इसे कहेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत बड़ी रकम। द डिजाइनर ड्रेस कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। एक हाथ और पैर, इतनी कीमत है उसकी। अब आपके जो शरीर के ऑर्गन्स हैं उसकी कोई कीमत लगा सकता है? तो मतलब बेशकीमती। बट शी बॉट इट फॉर अ स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन। देन वी हैव वेरी इजी अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। अचानक से कहीं से भी निकल के आ जाएगा, अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। टू अपीयर सडनली विदाउट वार्निंग। सडनली विदाउट वार्निंग। द सॉल्यूशन सीम टू अपीयर आउट ऑफ नोवेयर, सेविंग अस फ्रॉम ए ह्यूज क्राइसिस। पता नहीं कहां से हमें एक रास्ता मिल गया। अब इट अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, हमें उम्मीद नहीं थी, फिर भी अचानक से हमें एक सॉल्यूशन मिल गया जिससे हम बहुत बड़ी क्राइसिस से बच गए। देन एप्पल ऑफ समवंस आई। एप्पल ऑफ समवंस आई, समवन लव्ड वेरी मच, जिसे बहुत ज्यादा प्यार किया जाता हो, वो एप्पल ऑफ आई होता है। किसी का प्रिय सबसे पसंदीदा व्यक्ति। हिज डॉटर इज एप्पल ऑफ हिज आई, उसकी बेटी उसको बहुत अच्छी लगती है। एप्पल ऑफ हिज आई, एंड ही वुड डू एनीथिंग टू मेक हर हैप्पी, और वो उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इस केस में आप यूज करेंगे एप्पल ऑफ हिज आई। यहाँ डॉटर की जगह सन भी हो सकता है, क्या बताओ मेरे को। हिज लिखा है तो मतलब फादर है, तो फादर के लिए यहाँ पे 90% केस में डॉटर ही लिखा मिलेगा, बिकॉज फादर के लिए डॉटर एप्पल ऑफ हिज आई होता है। हालांकि बेटे भी होते हैं, बट 90-10 का रेशो रहेगा, ये कभी भी चेक कर लेना आप। डू यू एग्री विद दैट? देन वी हैव आस्क फॉर द मून। आस्क फॉर द मून, चांद तारे तोड़ लाओ मेरे लिए। अब हमारे यहाँ भी तो मुहावरे होते हैं हिंदी में, चांद तारे तोड़ लाओगे क्या, तब तो मैं तुम्हारी बात मानूं। अब चांद तारे टूट सकते हैं क्या, आप बताओ, जाके कोई तोड़ के लाएगा? तो ये फिगरेटिव मीनिंग है, और इसका लिटरल मीनिंग के ऊपर कौन नहीं जाना। फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा कि कुछ ऐसा करो जो बहुत बड़ा काम हो, तो वो चांद तारे तोड़ने जैसा है। टू आस्क फॉर टू मच, बहुत ज्यादा मांग लेना, बहुत अधिक मांगना। आस्किंग फॉर ए रेज एवरी मंथ इज लाइक आस्किंग फॉर द मून। हर महीने आप अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हो, इट इज लाइक आस्किंग फॉर द मून। आप चाहते हो कि चांद तारे तोड़ लाऊं आपके लिए, तो वो नहीं हो पाएगा। देन वी हैव स्लीप asleep एट द स्विच, नॉट टू बी अलर्ट ऑन एन अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर पर सतर्क नहीं होना। asleep at the switch, he was asleep at the switch when the job opportunity came and someone else got the position। asleep at the switch, जब अपॉर्चुनिटी आती है तब आप ध्यान देते नहीं है, और इस कारण से आपकी जगह किसी और को मिल जाती है। asleep at the switch का मतलब है जो अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है।
आराम से मस्त सोया हुआ है। हमारे यहाँ शायद बोलते होंगे घोड़े बेच के सोना, बट घोड़े बेचने के बाद तो पैसे जेब में आ जाते हैं, उसकी तो कोई चिंता नहीं होती। तो इस तरह के मुहावरे हम हिंदी में भी बोलते हैं, हम जनरली हमारे घर में भी बोलते हैं, बट हम ये नहीं बोलते कभी एस्लीप एट द स्विच, बिकॉज वी आर नॉट इन अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप। उनके लिए नॉर्मल बात है। एस्लीप एट द स्विच का मतलब नॉट टू बी अलर्ट इन एन अपॉर्चुनिटी। देन वी हैव at the six and sevens, at the sixes and sevens, to be lost and bewildered, to be lost and bewildered, अव्यवस्थित और भ्रमित होना। The team was at sixes and sevens after hearing the sudden change to the project plan. Sudden change जब उन्होंने सुना प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो बिल्कुल भ्रमित हो गए, bewildered हो गए। अब क्या करें? ऐसे केस में आप यूज करेंगे sixes and sevens. Then we have at someone's beck and call. Someone's beck and call. To be always ready to serve. कि मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा, किसी के आदेश पे हमेशा तैयार रहना। At the personal, as the personal assistance, she was always at her boss beck and call, ready to handle any task. बिल्कुल जैसे ही बॉस बोलेंगे वो तुरंत तैयार। ऐसे केस में आप यूज करेंगे at someone's beck and call. Then we have at the bottom of the ladder. अब सीढ़ी है, सीढ़ी उसमें सबसे नीचे, तो एट द लोवेस्ट लेवल, सीढ़ी के निचले स्तर पे होना। तो किसी भी केस में इसको अप्लाई किया जा सकता है, किसी हियरार्की में, किसी पोजीशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए मुहावरा है, इडियम है। स्टार्टिंग एट द बॉटम ऑफ द लेडर, ही वर्कड हिज वे अप टू बिकम सीईओ ऑफ द कंपनी। स्टार्टिंग एट द बॉटम ऑफ द लेडर, बहुत ही निचले स्तर से उसने नौकरी करने शुरू किया, उसके बाद अंत में वो उस कंपनी का सीईओ बना। तो आप ऐसी सिचुएशन में रहेंगे एट द बॉटम ऑफ द लेडर। देन वी हैव ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ताश के पत्ते जो होते हैं उनसे कभी घर बनाया आपने? थोड़ा सा घर बनने के बाद जो खुशी होती है, मगर वो थोड़ी सी हवा आ गई तो गिर जाएगा। तो इसका मतलब है एक बहुत ही कमजोर प्लान, एक कमजोर योजना जो आसानी से गिर सकती है। His business proposal seemed like a house of cards, easily collapsing at the first sign of difficulty. उसका जो बिजनेस प्रपोजल था वो थोड़ी सी मुसीबत आते ही पूरा बिखर गया। तो इट मींस इट वाज जस्ट एन हाउस ऑफ कार्ड। देन वी हैव एट एन आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का मतलब है दूरी बना के रखना, कीपिंग डिस्टेंस, किसी से दूर रहना, दूरी बना के रखना, एक हाथ की दूरी पर रहो। She kept her colleagues at an arm length, never allowing anyone to get too close personally. उसने लगभग सबसे दूरी बना के रखी और किसी को अलाउ नहीं किया कि बहुत ही नजदीक आ जाए। Then we have at sixes and sevens. ये आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था। उस समय इसका मतलब क्या था? भ्रमित हो जाना, lost and bewildered। यहाँ क्या है? In disorder, तो मतलब दोनों ही इसके मतलब हो सकते हैं। अव्यवस्था, उलझन में। हालांकि लगभग यही सेंस वहां भी आ रहा था, bewildered, lost, भ्रमित हो जाना। The office was at sixes and sevens after the sudden change in the management with no clear direction। और वहां भी प्रोजेक्ट में चेंज आया था, तो टीम क्या हो गई थी? At sixes and sevens। Then we have a boon in disguise। A boon in disguise, इसका मतलब ये है कि किसी हानि के अंदर, बेनिफिट इन लॉस, हानि में एक लाभ जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता हो। शुरुआत में आपको लगता है कि बुरा समय है, बट उसके अंदर कुछ अच्छी बात भी बाद में आपको पता लगती है कि अच्छा ये था इसका कारण। लूजिंग दैट जॉब वाज ए बून इन डिस्गाइज। भाई, उसकी जॉब गई तो उसको बुरा लगा, तो उसके लिए डिस्गाइज था, बट उसके अंदर एक बून था। क्या था? एज इट पुश्ड हिम टू स्टार्ट हिज ओन सक्सेसफुल बिजनेस। और उस जॉब के जाने की वजह से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जॉब करता रहता। तो लूजिंग दैट जॉब वाज ए बून इन डिस्गाइज। देन वी हैव, चाइना का नाम आ ही जाता है, ए बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप, एन एक्वर्ड पर्सन, अजीब व्यक्ति जो हर जगह गड़बड़ी करता हो। अब शॉप के अंदर कोई अगर बुल चला जाए तो अब सोचो क्या होगा, तोड़फोड़ मचाएगा, गड़बड़ी करेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बुल इन चाइना शॉप। ही इज लाइक ए बुल इन चाइना शॉप एट द पार्टी, नॉकिंग ओवर ड्रिंक्स एंड कॉजिंग क्योस। पीना और बस इधर उधर तबाही मचाना, गड़बड़ी करना, लोगों को छेड़ना। ही वॉज लाइक ए बुल इन चाइना शॉप।
रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, बहुत ही जरूरी दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जिसे याद रखा जाता है। द डे शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज वॉज ए रेड लेटर डे इन हर लाइफ, रेड लेटर डे इन हर लाइफ। एक और भी सुना होगा आपने, डी डे। डी डे का मतलब क्या होता है? डी डे के अंदर जो डी है इसका मतलब ही डे होता है। इट्स सिंपली इट इज सिंपली फॉर द डे। और इस टर्म का मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ एनी लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन। कोई भी लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन का पहला दिन जो होता है, ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला दिन था वो था डी डे। और ये टर्म शुरुआत हुई थी 1944 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही जब करते हैं हम, नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस के ऊपर जो अलाइड फोर्सेज ने अटैक किया था, तब ये डी डे निकल के आता नाम। आगे है ए 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर, प्लेजर फॉर ए शॉर्ट टाइम, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो हमारे यहाँ 4 दिन का होता है, इनके यहाँ 9 दिन का होता है। ध्यान रखिए, 9 डेज वंडर, कुछ जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। The new movie was a 9 day wonder with everyone excited at the first but quickly lost interest. शुरुआत में तो वो मूवी देख के बड़ा मजा आया, बट आखिरी में फिर पता लगा कि ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर एक्साइटिंग। कई बार आपके साथ भी होता होगा कि एक हाइप क्रिएट कर दिया गया, फिर आप हॉल चले गए, अंदर गए तो देखा कि मजा नहीं आया, तो आप कहेंगे इट वाज जस्ट अ 9 वंडर डे। देन वी हैव ए बिट अंडर द वेदर, ए बिट अंडर द वेदर इट मींस फॉलिंग इल, थोड़ा अस्वस्थ महसूस करना। ये नेटिव स्पीकर जो होते हैं, आपने जो मूवी वगैरह देखी होगी तो वहां पे यूज करते हैं, आई एम बिट अंडर द वेदर। मतलब मौसम खराब है उसकी वजह से मेरे ऊपर असर हो गया, बिट अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर टुडे सो आई माइट नीड टू स्किप वर्क, इसलिए मैं शायद काम पे नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगी। सो नेक्स्ट इज बी लेटर, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट बिटवीन टू फैमिलीज, हो सकता है टू पर्सन, हो सकता है टू ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है टू पॉलिटिकल पार्टीज, हो सकता है किसी के बीच में भी अगर घृणा है पास्ट में किसी बात की वजह से, आर्ग्यूमेंट की वजह से, तो उसे कहेंगे बैड ब्लड। दो परिवारों के बीच में नफरत या दुश्मनी। देयर हैज बीन ए बिटवीन बैड ब्लड बिटवीन टू फैमिलीज फॉर जनरेशन ड्यू टू एन ओल्ड डिस्प्यूट। पुराने डिस्प्यूट की वजह से इनके बीच में आपसी रंजिश है। देन वी हैव बेंड योर ईयर्स, bend your ears to talk to someone for a very long time about something boring। किसी से बहुत समय तक बोरिंग बात करते रहना is bending your ears। he always tried to bend my ears he always tried to bend my ears with endless stories about work which I found really dull। तो ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे जो आपको बस बताते ही रहते हैं अपनी स्टोरीज, एंडलेस स्टोरीज जिसका कोई सेंस नहीं है आपके लिए, बहुत डल है, बोरिंग है। देन दे ट्राई टू बेंड योर ईयर्स, मतलब आपके कान अपनी तरफ खींच रहे हैं। देन वी हैव बाइट योर टंग, अपनी ही जीभ काट लेना। टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू। कई बार आपने भी सोचा होगा कि कुछ कह दूं मगर कहना ठीक नहीं है, इसलिए आप रुक गए, तो इसलिए अपनी जुबान को रोकना, कुछ ना कहना। आई हैड टू बाइट माई टंग व्हेन ही मेड दैट रूड कमेंट अबाउट माई फ्रेंड। रूड कमेंट करने के बाद बोलना चाहता था मगर मैं रुक गया। आई हैड टू बाइट माई टंग। ब्लैक एंड ब्लू, फुल ऑफ ब्रशेस, चोटों से भरा हुआ, बहुत ज्यादा चोट जिसकी आ रखी हो। आफ्टर एन एक्सीडेंट ही वॉज लेफ्ट ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर हिज बॉडी। मतलब लगने के बाद नीला हो जाता है ना, तो वहां से ये वर्ड बनता है ब्लैक एंड ब्लू। बहुत सारी चोटें लगी है बॉडी में एक्सीडेंट के बाद में, तो आप कहेंगे ब्लैक एंड ब्लू। देन एक टर्म है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है कुलीन, बिलोंगिंग टू ए हाई सोशल क्लास, उच्च सामाजिक वर्ग से संबंधित। द प्रिंस इज ऑफ ब्लू ब्लड, द प्रिंस इज ऑफ ब्लू ब्लड कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग लाइन ऑफ रॉयल्टी। मतलब जो प्रिंस है उसके जो एंसेस्टर हैं वो राजा हुआ करते थे, या एक रॉयल्टी की हेरारकी बनी आ रही है, तो इस केस में आप कहेंगे द प्रिंस इज ब्लू ब्लड। देन वी हैव बी अबाव बोर्ड, बी अबाव बोर्ड, टू बी ऑनेस्ट एंड लीगल, ईमानदार और वैध होना। तो होता है ना कि टेबल के नीचे से पैसा देना मतलब करप्शन, तो अबाव बोर्ड मतलब टेबल के ऊपर से एकदम ट्रांसपेरेंट, खुल्लम खुल्ला, ऑनेस्ट, ईमानदार। द डील मस्ट बी अबाव बोर्ड।
छुपे हुई नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, विद नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन, अबाव बोर्ड। जो बोर्ड जिसके ऊपर आप बैठे हैं, टेबल के सामने जो ऊपर जो बोर्ड लगा रहता है, उसके नीचे से बात नहीं होनी चाहिए, ऊपर से बात होनी चाहिए, सबको दिखे, बी अबाव बोर्ड। देन वी हैव बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, एक्साइटेड एंड फुल ऑफ नर्वस एनर्जी, उत्साहित और घबराए हुए ऊर्जा से भरा हुआ। शी वॉज बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स बिफोर हर बिग प्रेजेंटेशन, अनएबल टू सिट स्टिल। आपने देखा होगा जैसे कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है तो आप इधर उधर भागते हैं, कुछ गीत गुनगुनाते हैं या कुछ ऐसा याद करते हैं, आंखें बंद करते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं। इट इज लाइक बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स बिफोर सम इवेंट, एक्साइटिंग और फुल ऑफ नर्वस एनर्जी, एंशियस। देन वी हैव बो एंड स्क्रैप, टू हार्ड टू प्लीज समवन इन ए पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। बो एंड स्क्रैप, किसी अधिकारी को बहुत खुश करने की कोशिश करना, बहुत खुश करने की कोशिश करना, जिसके पास अथॉरिटी है उसके सामने जाके उसको प्रसन्न करना। He was always bowing and scraping in front of boss to gain favors. तो वो हमेशा क्या करता है? He try very hard to please the boss. He always try to please the boss to gain favors. Then we have brass monkey weather. Brass monkey weather. Extremely cold weather. बहुत ठंडी हवा या बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर के लिए यूज किया जाता है। ब्रास मंकी नाम का कोई किस तरह का कोई एनिमल नहीं होता, ये केवल फिगरेटिव है। इट्स ब्रास मंकी वेदर आउटसाइड, मेक श्योर यू बंडल अप बिफोर गोइंग आउट। तो बाहर बहुत ठंड है, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, उसके लिए कहेंगे ब्रास मंकी वेदर। आगे है टेलर मेड, बी टेलर मेड, ये आपको पता होगा। टू बी कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन, पूरी तरह से किसी के लिए उपयुक्त होना। जॉब ऑफर वॉज टेलर मेड फॉर हर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, वो उसी के लिए बनी है ऐसा लगता है, बिल्कुल टेलर मेड है। ब्रेक द आइस, ये मैंने आपको शुरुआत में जब क्लास की शुरू हुई थी तब मैंने बताया था आपको कि ब्रेक द आइस, जब आपको बता रहा था कि ईडीएम्स क्या है, तो ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं कि बैठ के बर्फ तोड़ो। ब्रेक द आइस का मतलब बहुत दिनों से दो जनों के बीच में बात नहीं हो रही, तो किसी एक ने शुरुआत कर दी। तो ब्रेक द आइस, टू मेक मोर कंफर्ट एंड रिलैक्स्ड विद द पर्सन whom you have not met earlier, to break the silence, चुप्पी तोड़ना। ही क्रैक्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसने सबसे पहले क्या किया, कन्वर्सेशन किसी तरीके से स्टार्ट हो इसलिए उसने एक चुटकुला सुनाया ताकि हंसे और थोड़ा सा बातचीत करना शुरू करें। ये देखो क्या है, बी एज क्लियर एज मड, कीचड़ की तरह साफ होना। कीचड़ की तरह साफ का मतलब क्या है? मतलब ये साफ नहीं है, इसका मतलब ये सरकाज्म है, ये समझने में असंभव होना। इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इट इज एज क्लियर एज मड। द इंस्ट्रक्शन ऑफ assembling the furniture was as clear as mud, leaving us confused। तो इस तरह के मुहावरे भी आपको पता होने चाहिए, बी एज क्लियर एज मड। तो हो सके तो जनरली आप कभी यूज भी कर लिया करो इनको। बी ऑन क्लाउड नाइन, वेरी जनरल, आपको पता होगा बहुत खुश होना। आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज, शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन ऑल द डे। क्लाउड नाइन, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि क्लाउड्स होते हैं, तो इस तरह से जो यूएस वेदर ब्यूरो क्लासिफिकेशन है उसमें क्लाउड्स के नंबर दे रखे होते हैं। तो जो नाइन्थ नंबर होता है वो होता है कुमोलो निम्बस, आपने पढ़ा होगा निम्बस कुमोलो निम्बस, जो क्लाउड्स के जो क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफी के अंदर। कुमोलो निम्बस क्या होता है, बहुत टावरिंग होता है, बहुत ऊपर तक जाता है, तो मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, इस क्लाउड नाइन। देन वी हैव बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, द सिचुएशन वेयर यू मस्ट चूज बिटवीन टू इक्वली अनप्लीजेंट सिचुएशन, दोनों ही सिचुएशन आपके लिए खराब है। हिंदी में जब हम मुहावरा बोलते हैं तो बोलते हैं एक तरफ खाई एक तरफ कुआं है, किसको चूज करें? दो इक्वली अप्रिय विकल्पों के बीच में फंसा होना। ही वॉज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, डेविल एक तरफ, राक्षस दूसरा, दूसरी तरफ एक समुद्र, गहरा समुद्र, ब्लू समुद्र। हैव टू चूज बिटवीन अ जॉब ही डिडंट लाइक एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी जॉब जिसे वो पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है कोई जॉब नहीं, तो उसमें से उसको चूज करना है, दोनों ही खराब है। ये भी ज्योग्राफी से टर्म निकलती है, डोलड्रम्स, बी इन डोलड्रम्स, बी इन डोलड्रम्स, नॉट वेरी सक्सेसफुल और नथिंग न्यू इज टेकिंग प्लेस। सही होता है बिल्कुल, जो सेलर्स होते हैं, जो डोलड्रम आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो इक्वेटर के पास के रीजन होते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, आईटीसी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। तो वहां पे जब कोई शिप जाती है जो सेल करते हैं,
तो वो वहां पे हवाएं बहुत कम चलती हैं, तो वो स्ट्रक हो जाते हैं, वहां पे रुक जाते हैं, तो इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल मोशनलेस हैं बहुत दिनों तक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं नॉट वेरी सक्सेसफुल, नथिंग न्यू इज टेकिंग प्लेस। शिप है वहीं का वहीं रुका हुआ है, कोई हवाएं नहीं चल रही है, हम रुक गए। विफलता की स्थिति में होना, कुछ नया ना हो रहा हो। द कंपनी हैज बीन इन डोल्ड्रम्स फॉर मंथ्स विद नो मेजर प्रोजेक्ट्स इन द प्रोग्रेस। रुकी हुई है एक जगह से ही। देन वी हैव बीट द ड्रम्स, ढोल नगाड़े बजाना, कुछ ऐसा जो आप समर्थन करते हैं उस पर जोश से बताना। टू स्पीक ईगरली अबाउट समथिंग यू सपोर्ट। ही ऑलवेज बीट द ड्रम्स फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज एट एवरी मीटिंग। एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर वो जोर जोर से बताता है, अपना पक्ष रखता है हर मीटिंग के अंदर। देन वी हैव बी ऑन द एज। बी ऑन द एज, टू बी नर्वस एंड वरीड अबाउट समथिंग। टू बी नर्वस एंड वरीड अबाउट समथिंग, चिंतित या घबराया हुआ होना। शी वॉज ऑन द एज बिफोर हर बिग इंटरव्यू वंडरिंग इफ शी वुड गेट द जॉब। बिल्कुल एज पे है, मतलब बहुत घबराई हुई है इंटरव्यू से पहले। शी वॉज ऑन द एज। देन वी हैव बी इन सेवंथ हेवन। सेवंथ हेवन, सात जन्म, उसके अंदर सातवां। एक्सट्रीमली हैप्पी, नाइन्थ क्लाउड, या सातवां जन्म। कहीं सातवां जन्म है ये हिंदी में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इडियम्स और मुहावरे मिलते जुलते हैं। अत्यधिक खुश होना। When they heard that they had won the competition, they were in seventh heaven. यहाँ पे क्लाउड नाइन भी यूज कर सकते हैं, सेवंथ हेवन भी यूज कर सकते हैं। बी एट ईच अदर थ्रोट। बी एट ईच अदर थ्रोट, थ्रोट मतलब आपके गले का जो बोलने का ऑर्गन है। टू पर्सन आर्गुइंग एंग्रीली, एक दूसरे के थ्रोट के पास हो गए, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, दो लोग एक दूसरे से तीव्र बहस करना। द सिबलिंग्स वर एट ईच अदर थ्रोट ओवर हु वुड इनहेरिट द फैमिली एस्टेट। किसको संपत्ति मिलनी चाहिए, इस वजह से वो झगड़ा कर रहे हैं। देन वी हैव batten down the hatches। batten down the hatches to prepare for troubles, कठिन समय के लिए तैयार होना। with the storm approaching we had to batten down the hatches and secure everything। secure everything, तो जो कठिन समय होता है उसके लिए तैयार करने का मतलब ये भी होता है, कई बार हम बोलते हैं हैव यू सेव्ड योर मनी फॉर द रेनी डे। रेनी डे, तो ये भी अगर आए, हो सकता है आगे आएगा, आर लेटर हम देखेंगे। रेनी डे का मतलब कुछ खराब स्थिति हो सकती है बाद में, उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर करें। देन वी हैव बैक द रॉन्ग हॉर्स, लंगड़े घोड़े पे दाव लगाना, गलत व्यक्ति का समर्थन करना। तो हमारे यहाँ भी इस तरह का मुहावरा है, टू सपोर्ट समवन वीक। ही बैक द रॉन्ग हॉर्स व्हेन ही इन्वेस्टेड इन दैट फेलिंग कंपनी। ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया जो डूब रही थी, डूबते जहाज की सवारी करना। तो हमारे यहाँ भी दो मुहावरे हैं इस प्रकार के। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहां से शुरू होता है वहीं पे वापस चले जाना। टू रीच अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से शुरू करने के लिए वापस जाना। आफ्टर द प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड ही वी वर फोर्स्ड टू गो बैक टू द स्क्वायर वन। वापस जहां थे वहीं चले जाना। बैक टू द सोल्ट माइंस। बैक टू द सोल्ट माइंस, बैक टू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू। अब नमक है वो यहाँ पे एक सिंबॉलिक है कि आप पसंद नहीं करते नमक को, खारा होता है, तो इसलिए वहां जाना नहीं चाहते, बट फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। तो उस काम पर वापस जाना जिसे आप नहीं करना चाहते। आफ्टर द हॉलीडेज इट वॉज बैक टू द सोल्ट माइंस फॉर हिम, डीलिंग विद पाइल्स ऑफ पेपर वर्क। बहुत ज्यादा पेपर वर्क है, छुट्टियां मनाने के बाद वापस काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, तो आप यूज करेंगे आई वॉज फोर्स टू गो बैक टू द सोल्ट माइंस। देन वी हैव बॉल ऑफ फायर, एक्टिव एंड एनर्जेटिक, सक्रिय और ऊर्जावान व्यक्ति। शी इज ए बॉल ऑफ फायर, ऑलवेज फर्स्ट टू जंप इनटू एनी टास्क विद एंथुजियाज्म। सबसे पहले कूदती है किसी काम को करने के लिए, बहुत ही ऊर्जावान है, सक्रिय है। तो क्या कहेंगे, बॉल ऑफ फायर, आग का गोला। बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल, ये तो एग्जैक्टली शायद हमसे ही लेके बनाया हुआ इन्होंने। अपना सिर दीवार पे मारना। ट्राई टू डू समथिंग दैट इज होपलेस, ऐसा काम करने की प्रयास करना जो नहीं हो सकता, निराशाजनक है। ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू चेंज हिज माइंड इज लाइक बीटिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल। ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू चेंज हिज माइंड, मतलब उसको कन्विंस करना कि भाई तू अपना दिमाग बदल ले। इट इज लाइक बीटिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल, अब सिर मारने से दीवार पे दीवार थोड़ी समझेगी। तो इसलिए इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। बार्क अप द रोंग ट्री, बार्क अप द रोंग ट्री,
गलत धारणा बनाना, टू मेक द रोंग अजम्पशंस। इफ यू थिंक ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, यू आर बार्किंग अप द रोंग ट्री। अगर आपको लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, देन यू आर मेकिंग ए रोंग अजम्पशन, गलत धारणा बना लेना। ये हमने देख लिया, बैटन डाउन द हैचेस, मुसीबत के लिए तैयार रहना, रेनी डेज। देन बीट वंस ब्रेन आउट, बीट वंस ब्रेन आउट, टू वर्क हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करना। शी हैड टू बीट हर ब्रेन आउट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। बीट हर ब्रेन आउट, अपना पूरा दिमाग लगा देना, बीट हर ब्रेन डाउन मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना। देन वी हैव बिगिन टू सी द लाइट, बिगिन टू सी द लाइट, टू बिगिन टू अंडरस्टैंड, समझना शुरू करना। आफ्टर सेवरल एक्सप्लेनेशन, बहुत बार समझाने के बाद, ही फाइनली बिगिन टू सी द लाइट्स एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मतलब थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देना, अंधकार में अगर कहीं से शुरुआत होती है कि रोशनी दिखाई दे रहा, तो मतलब समझ में आ रहा है कि रास्ता किस साइड जाएगा। तो इस तरीके से मुहावरा बनता है। देन वी हैव बिहाइंड द क्लोज डोर, बंद दरवाजे के पीछे। डन इन सीक्रेट, गुप्त रूप से किया गया। नेगोशिएशन वर कंडक्टेड बिहाइंड द क्लोज डोर विद नो आउटसाइडर अलाउड। वेरी सिंपल। देन वी हैव बेट ऑन द रॉन्ग हॉर्स, ये हमने देख लिया। टू मिसरीड द फ्यूचर, भविष्य को गलत समझना। इन्वेस्टिंग इन दैट स्टार्टअप वाज बैटिंग ऑन द रॉन्ग हॉर्स, लंगड़े घोड़े पे दाव लगाना, इसको हमारे यहाँ कह देते हैं। देन वी हैव बेंट ऑन डूइंग, मतलब किसी चीज को करने के लिए दृढ़ संकल्प करना। ये भी बहुत जनरल है, आपने भी कई बार पढ़ा होगा, यूज किया होगा, बोला होगा। हेल बेंट, टू बी डिटरमिन्ड टू डू समथिंग। ही वॉज बेंट ऑन डूइंग द प्रोजेक्ट हिज ओन वे रिगार्डलेस द सजेशंस। वो जिद पे अड़ा है कि वो अपने तरीके से प्रोजेक्ट करेगा, हालांकि उसको बहुत सारे सजेशन दिए गए हैं। देन वी हैव बिट ऑफ मोर देन वन कैन चू, बिट ऑफ मोर देन वन कैन चू, अपनी चबाने की क्षमता से भी ज्यादा मुंह में खाना ले लिया। टू डू मोर देन वंस एबिलिटी, अपनी क्षमता से अधिक काम करना। he bit off more than he could chew when he agreed to lead 3 different projects at once। बहुत सारा काम ऐसा ले लेना जो हमारी क्षमता से बाहर हो, तो इट मीन्स हमने इतना खाना मुंह में भर लिया जो हम चबा नहीं सकते। बिट ऑफ मोर देन वन कैन चू। बाइट द बुलेट, गोली को ही खा जाना। टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, आपको किसी ने बंदूक से गोली मारी, आपने रजनीकांत की तरह पहले गोली को पकड़ा और उसको चबा दिया, साउथ इंडियन मूवी की तरह। कठिन स्थिति का सामना साहस से करना। तो साउथ इंडियन मूवीज में क्या होता है कि जो ये इडियम्स है उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको वहां देखने को मिलता है कि एक हीरो होगा, वो गोली को पकड़ेगा और चबा जाएगा। तो वहां कोई लिटरल फिगरेटिव मीनिंग नहीं, वहां बिल्कुल लिटरल मीनिंग चलता है। ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड कन्फ्रंट हिज फियर्स एंड हेड ऑन। देन वी हैव बिटर पिल टू स्वेलो, गोली लिया आपने कभी, डॉक्टर ने आपको गोली दी हो, तो आप जब उसको मुंह में लेते हैं फिर पानी पीते हैं तो वो अंदर जाती है, फिर कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि उसको गटक नहीं पा रहे हैं। सो अनप्लीजेंट फैक्ट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड, कठिन सत्य जिसे स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो, इट इज अ बिटर पिल टू स्वेलो। लूजिंग द कंपटीशन वाज अ बिटर पिल टू स्वेलो, बट दे लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि ऐसा करना होगा। देन वी हैव ब्लैक शीप, ब्लैक शीप वर्स्ट मेंबर, परिवार का सबसे खराब सदस्य। ये परिवार की जगह आप कुछ भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लगा सकते हो। ही often considered as the black sheep of the family as he always get into trouble। बनाया कैसे गया है कि जब कोई, जैसे मान लो खूब सारी भेड़ रखता है, तो भेड़ की ऊन व्हाइट होती है नॉर्मली। अब उनमें से कोई जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से अगर कोई काली हो जाए, कि काली जिसकी ऊन हो, ऐसी भेड़ अलग सी कोई, अब काली ऊन को डाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, वो उसकी जरूरत नहीं कोई, तो वो यूजलेस होगी एक तरीके से, इसलिए कहते हैं ब्लैक शीप इन द फैमिली, ब्लैक शीप इन द ग्रुप। सबसे खराब मतलब कोई काम का नहीं है, मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए फिगरेटिवली इसको यूज करने लग गए। देन वी हैव ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कुछ देर पहले हमने देखा था बून इन डिस्गाइज। तो यहाँ पे डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, जो अपीयरेंस में डिफरेंट हो, जो एक्चुअली है वो दिख नहीं रहा हो। तो जो ब्लेसिंग है मतलब एक आशीर्वाद है, वो छुपा हुआ है। एक सिचुएशन ऐसी है उसके अंदर एक आशीर्वाद है, वो दिख नहीं रहा है, अभी छुपा हुआ है। तो ऐसा ही था बून इन डिस्गाइज। तो वो छुपा हुआ है, क्या छुपी हुई है यहाँ पे, ब्लेसिंग छुपी हुई है। समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड विच अर्लियर अपीयर टू बी रॉन्ग, पहले गलत लग रही थी बट बाद में वो सिचुएशन पता लगा कि इसके अंदर तो एक अच्छाई छुपी हुई थी, डिस्गाइज, एक ब्लेसिंग डिस्गाइज थी। Getting laid off turned out to be a blessing in disguise as it motivated him to start his own business. Blind leading the blind.
अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, ये भी हमारे यहाँ बोलते हैं। जिसको खुद कुछ नहीं पता वो दूसरे को बता रहा है कि कैसे करना है। Someone who does not understand something but tries to explain it to others. The new manager was like the blind leading the blind, as he had no ideas how to handle the team. उसको पता नहीं है टीम को हैंडल कैसे करना है, और वो सिखा रहा है कि टीम को हैंडल कैसे करना है। ब्लो वंस ऑन हॉर्न, खुद की प्रशंसा करना, प्रेज वन सेल्फ, अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते रहना। ही ऑलवेज ब्लोइंग हॉर्न अबाउट हाउ सक्सेसफुल हिज लास्ट प्रोजेक्ट वॉज, खुद ही बता रहा है कि हम मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कितना सक्सेसफुल था। देन ब्लो समवन्स माइंड, किसी को हैरान कर देना, उत्साहित कर देना। द मैजिशियन ट्रिक रियली ब्लू माई माइंड, आई कुडंट बिलीव माई आईज, आई कुडंट बिलीव माई आईज, ब्लू माई माइंड। एक्साइट समवन, तो ये भी बहुत जनरल है। देन बोन ऑफ कंटेंशन हमने देख लिया, विवाद का विषय। देन वी हैव ब्रिंग होम द बेकन, इट मीन्स टू अर्न मनी टू लिव, रोजगार से पैसे कमाना। आफ्टर गेटिंग मैरिड ही बिकेम द वन टू ब्रिंग होम द बेकन फॉर द फैमिली, एक ऐसा पर्सन जो रोजगार करके काम करके घर में पैसा लेके आता है जिससे घर चलता है, तो उसके लिए आप कहेंगे ब्रिंग होम द बैकन। देन वी हैव ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस, एग्जॉस्टेड एंड स्पीचलेस, थकावट से चुप हो जाना। ही आर्ग्यूड ब्लू इन द फेस बट स्टिल कुडंट कन्विंस एनीवन ऑफ हिज पॉइंट, मतलब वो इतना उसने आर्ग्यू किया कि वो थक गया है, अब वो बोल नहीं रहा है, बट फिर भी वो किसी को कन्विंस नहीं कर पाया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, कि हमारे यहाँ भी है ऐसे, बट उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लू इन द फेस। ब्रेक द बैक ऑफ, रिड्यूस द पावर ऑफ समथिंग, किसी की कमर तोड़ देना, मतलब उसकी पावर कम कर देना, किसी चीज की ताकत को कम कर देना। वी हैव ब्रोकन द बैक ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कंप्लीटिंग द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, जो सबसे जरूरी काम था, सबसे मुश्किल काम था, वो कर लिया, अब वो आसान है आगे का पूरा। अब किसी की जेब में छेद होने का मतलब ये है कि पैसा रुकता नहीं है। ये हमारे यहाँ बोलते हैं बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, टू स्पेंड मनी क्विकली, जल्दी पैसे खर्च कर देना। His new credit card was burning a hole in his new pocket and he bought several unnecessary items. तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बर्निंग ए होल इन वंस पॉकेट। देन ये आपके लिए बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी आरएस के अंदर मेंस में पूछा गया है। टू स्टडी टिल लेट एट नाइट, रात भर अध्ययन करना। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो पहले लाइट तो होती नहीं थी, तो दिया जला के पढ़ाई करते थे बच्चे, तो उसमें तेल जलता था, इसलिए कहते हैं मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, रात भर पढ़ाई करना। She had to burn the midnight oil to prepare for the exam. Then we have Bushman's holiday. अब आजकल जो गिग वर्कर्स हैं या वर्क फ्रॉम होम है उसके लिए सटीक बैठती है। द हॉलीडे वेर यू स्पेंड डूइंग द सेम थिंग एज यू डिड एट वर्किंग डे, जब काम करते हैं वो दिन भी वैसा ही होता है, जिस दिन हॉलीडे होता है वो दिन भी वैसा ही होता है। जो हमारे हाउस होल्ड, जो आप कहते हैं होम मेकर वुमेन्स हैं, उनके लिए फिट एकदम ये, उनके लिए कोई संडे नहीं होता, वो सैटरडे को भी सबके लिए खाना बना रही हैं, घर का ध्यान रख रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, और संडे को भी बिल्कुल वैसा ही रूटीन है। तो वर्किंग डे और हॉलीडे में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों जगह काम ही करना है। वह छुट्टी जब आप वही करते हैं जो काम के दिन करते थे। His idea of Bushman holiday was staying at home and working on his personal project. Button one's lip, अपने होठ चिपका लो या अपना मुंह बंद कर लो। टू कीप क्वाइट, चुप रहना। इट्स बेस्ट टू बटन योर लिप्स व्हेन देयर इज heated argument happening, जब बहुत गर्मा गर्मी हो रखी हो तो वहां चुप रहना ही ठीक है। देन वी हैव ब्रेक ए लेग, अब इसको आगे पढ़े बिना सोचो इसका क्या मतलब होगा। देखने में तो यहां तक तो लग रहा है कि ब्रेक ए लेग तो मतलब कुछ नेगेटिव है, बट इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है वो पॉजिटिव है। देखो कैसे। टू विश गुड लक, commonly said to actors and musicians before they go on stage to perform before an audition. शुभकामनाएं देना, स्पेशली कहाँ, जहाँ एक्टर्स और म्यूजिशियन स्टेज पे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। बिफोर हिज परफॉर्मेंस आई टोल्ड हिम टू ब्रेक ए लेग, टू ब्रेक ए लेग मतलब मैंने शुभकामनाएं दी। तो दिस इज हाउ कंप्लीट द बी लेटर। नाउ द नेक्स्ट इज सी लेटर। ब्रिटिशर्स क्या यूज करते थे, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। क्या होती है कैरेट एंड स्टिक, मतलब एक गधा है, उसके आगे एक कैरेट टांग दी है, गाजर, और पीछे से उसके डंडा मारे जा रहे हैं। यहाँ पे डंडा मारे जा रहे हैं कि भाई तुम चलो, और ये इसको देख के आगे चलता रहेगा, पीछे से उसके डंडे पड़ रहे हैं।
मतलब दोनों एक साथ। यू यूज बोथ अवार्ड्स एज वेल एज पनिशमेंट, ये अवार्ड है और ये पनिशमेंट है। टू मेक समवन डू समथिंग, दोनों इनाम और सजा का उपयोग करके किसी से कुछ करवाना। तो ये ट्रिक बहुत लगाते हैं। मैनेजर्स यूज्ड कैरेट एंड स्टिक टू मोटिवेट द टीम टू मीट द टारगेट्स, ऑफरिंग बोनस एंड पेनल्टीज। जो अच्छा करेगा वो बोनस भी देते हैं उसको, और उससे कोई गलती हो जाए तो उसको पेनल्टी भी देते हैं। देन वी हैव क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर, व्हेन पीपल बिहेव इन अ वेरी सीक्रेट मैनर, गुप्त और रहस्यमय तरीके से व्यवहार करना। द नेगोशिएशन वाज कंडक्टेड विद a cloak and dagger approach with no details shared until the final deal। नेगोशिएशन पूरी नहीं हुई तब तक ये पूरी डील किस तरह से काम कर रही थी, क्लॉक एंड डैगर। देन वी हैव कार्ड्स आर स्टेक्ड अगेंस्ट, लक इज अगेंस्ट यू, किसी के खिलाफ हालात या किस्मत होना। With all the setbacks in his career, it feels like the cards are staked against him। आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग चला था उस समय जब ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनको बोला था यू डोंट हैव कार्ड्स। तो ये कार्ड्स कई बार यूज करते हैं। अब डोंट हैव कार्ड्स का मतलब वहां पे कोई ताश के पत्ते होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ना है युद्ध के अंदर। बट फिगरेटिव मीनिंग ये है कि आपके फेवर में नहीं है सिचुएशन, लक इज अगेंस्ट यू, यू डोंट हैव कार्ड्स। क्रैक ए बुक, टू ओपन ए बुक टू स्टडी, पढ़ाई के लिए किताब खोलना। क्रैक ए बुक, शी डिडंट क्रैक ए बुक अंटिल द डे बिफोर द एग्जाम, बेयरली मैनेज टू पास। अब यहाँ पे ओपन ए बुक भी हो सकता है, बट इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है क्रैक ए बुक का मतलब बुक को तोड़ना नहीं, बुक को खोलना। देन वी हैव क्रॉस ए ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट। क्रॉस ए ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट, वरी अबाउट, ये देखो ब्रिज बन गया। वरी अबाउट द फ्यूचर इन एडवांस, भविष्य की चिंता पहले से करना। भविष्य की चिंता पहले से करना। देर इज नो नीड टू क्रॉस द ब्रिज बिफोर यू कम टू इट, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम एज दे अराइज। क्रॉस द ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट, मतलब ब्रिज आया नहीं उससे पहले ही उसको सोच रहे हैं कि कैसे पार करना है, कैसे होगा। भविष्य की चिंता पहले से करना, तो इतना नहीं सोचना चाहिए। फ्यूचर प्लान्स अलग चीज होती है और फ्यूचर की चिंता अलग होती है। देन वी हैव कैरी कोल्स टू न्यू कैस्टल। कैरी कोल्स टू न्यू कैस्टल, टू टेक समथिंग टू ए प्लेस और पर्सन दैट ऑलरेडी हैज लॉट ऑफ दैट थिंग। बनता ऐसे है कि न्यू कैस्टल एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लैंड के अंदर। अब वो फेमस है इस बात के लिए कि वहां पे कोल इंडस्ट्री बहुत है। अब उधर जाके आप कोयला ले जाके बेचोगे तो कैसे काम चलेगा, वेस्ट ऑफ एफर्ट नहीं हो जाएगा वो। तो ऐसी जगह पर चीज को ले जाना जहाँ पहले से वो बहुत ज्यादा हो, प्रचुर मात्रा में मिलती हो। टेकिंग मोर अम्ब्रेलाज टू लंडन इज लाइक कैरिंग कोल टू न्यू कैस्टल सिंस इट रेन्स देयर ऑल द टाइम। तो वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो अम्ब्रेला की जो इंडस्ट्री है, जो अम्ब्रेला की सेल है ऑलरेडी है वहां पे। अब उधर जाके आप कह रहे हो कि मुझे अम्ब्रेला बेचना है, तो इट इज लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैस्टल। कास्ट इन द सेम मोल्ड, बहुत समान होना, टू बी वेरी सिमिलर। मतलब अगर एक मोल्ड के अंदर कोई बर्तन बना दिया और उसी मोल्ड के अंदर दूसरा बर्तन बना दिया तो दोनों एक जैसे होंगे, सेम होंगे। तो उसके लिए यूज किया गया है द टू सिबलिंग्स आर कास्ट इन द सेम मोल्ड, दे आर कास्टेड इन द सेम मोल्ड, बोथ शेयरिंग द सेम मैनरिज्म एंड हैबिट्स, दोनों में एक तरह के मैनर्स और हैबिट हैं। देन वी हैव चेंज हॉर्सेस इन द मिड स्ट्रीम। चेंज हॉर्सेस इन द मिड स्ट्रीम, युद्ध के अंदर भागे जा रहे हैं और बीच में आप घोड़ा बदल रहे हैं, तो इट मींस चेंजिंग द प्लान्स, योजना बदलना। It is risky to change horses in midstream when we are so close to completing the project। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है उस समय आप प्लान चेंज कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। देन वी हैव कैपिटोल। कैपिटोल मतलब समाप्त कर देना। दे सेलिब्रेटेड द सक्सेसफुल इवेंट एंड दे डिसाइडेड टू कैप इट ऑल विद अ डिनर पार्टी। कैप इट ऑल, कैप इट ऑल विद अ डिनर पार्टी। क्राइड वंस आइज आउट, रो रो के आंखें बाहर आ गई, इसका मतलब बहुत अधिक रोना। आफ्टर हियरिंग द न्यूज शी क्राइड हर आइज आउट फॉर आवर्स, बहुत समय के लिए, बहुत घंटों के लिए बहुत तेज तेज रोई न्यूज सुनने के बाद। देन वी हैव कैरी द कैन, टू टेक द ब्लेम फॉर समथिंग इवन दो यू डिडंट डू इट और आर ओनली पार्टली एट फॉल्ट, किसी और की गलती का दोष ले लेना। कैरी द कैन, आपने उठा लिया किसी और का वजन।
When the project failed, when the project failed, John had to carry the cane, even though the whole team contributed to the mistake. हालांकि सबका हाथ था उस गलती के अंदर, फिर भी उसने सारी जिम्मेवारी अपने पास ले ली। आज हमने ये जो इडियम्स हैं ये कंप्लीट किए। शायद 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो गई है। आगे का जो हम है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ईडीएम पार्ट 2 के अंदर। आप इसे रिवाइज करते रहें और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे, वहां से इसको देख लें एक बार, वहां से क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर करने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या होगा। हम इतने सारे कर लेंगे कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके सामने होगा, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।